ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने काबीना के जो अरकान थे उन तमाम अरकान को आज उनके महकमाजात अलाट कर दिए हैं। बड़ी पेशरफ्त हुई हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, जबकि दो जो मावनीन खसूसी बनाए गए प्राइम मिनिस्टर के उनको भी महकमाजात अलाट किए गए हैं, अकबर इब्राहिम और चौधरी मकबूल साहब को। आज के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे इस्लाहात कैसे लाएगी हुकूमत जो मंशूर था उस पर, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद खान साहब, वज़ीर ख़जाना वो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनसे गुफ्तगू होगी। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में नैब की गुफ्तगू चल रही है कि नैब आज़ाद कश्मीर में आ रहा है, वो कैसे आएगा उस पर सीनियर तजियाकार राजा कफील हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन हम अब बाकायदा से आगाज़ करते हैं। अब्दुल माजिद खान साहब वेलकम कहूँगा। आज तो पोर्टफोलियो भी अलाट हो गए आपको, आज क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाऊंगा, क्योंकि मेरे रब की करम है और उसकी मेहरबानी है कि मुझ पे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने एतमाद किया और आज़ाद कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री ख़जाना की जो गवर्नमेंट का चेहरा होती है वो उसकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी। मैं समझता हूँ कि ये जिस कठिन हालात में ये ज़िम्मेदारी हमें दी गई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि इस पे मुझे और आवाम की तवक्कुआत जो हमारे से हैं उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता करें। माजिद खान साहब, क्या इस्लाहात लाएंगे? बड़ा अहम महकमा फाइनेंस के साथ साथ आपके पास जो दूसरा बड़ा महकमा है वो है इनलैंड रेवेन्यू, यानी रियासत का जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो इस महकमे के पास है। और ये महकमा अब आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास आ चुका है और इस पे टारगेट्स की बात होती है, इनकम टैक्स के टारगेट्स दिए जाते हैं, वो मुकम्मल किए जाते हैं। इस्लाहात क्या लाएंगे? तकरीबन रियासत के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख से जायद की हामिल रियासत में 25,000 भी एनटीएन नहीं है, यानी जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं। इस पे क्या क्या इस्लाहात आपके ज़हन में? बिलाल भाई, ऐसे है कि मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत के अंदर इस डिपार्टमेंट की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टैक्स का दायरा कार जो हमारी कम्युनिटी है इसको टैक्स नेट के अंदर लेके आए, बिजनेस कम्युनिटी जो है। लेकिन ये सारा कुछ हम कंसेंसस के साथ करेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात हमने नहीं करनी, क्योंकि माजी के अंदर जो प्रैक्टिस चलती रही है, मैं समझता हूँ कि आपको भी पता है और हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले लोग हैं कि इस डिपार्टमेंट की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। इंशाअल्लाह रहमान आपको एक चेंज फील होगी। अभी अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो बड़ी कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जो हमारी पॉलिसी, हमारे प्लान्स हैं, एज पर जिस तरह खान साहब की डिज़ायर है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त FPR काम कर रहा है, इसी तरह यहाँ CPR है, आपको पता है, और डेफिनेटली इसके ऊपर हम बैठ के कोई कंसेंसस के साथ आगे चलेंगे। अच्छा माजिद खान साहब, ये बताइएगा इसमें कोई तब्दीलियाँ भी लेके आएंगे, यानी जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ हैं, जो हाई ऑफिशियल्स हैं जैसे चेयरमैन है CBR के या बाकी जो लोग हैं, आप पुराने लोगों से काम चलाएंगे या नए लोग लेके आएंगे अपनी नई टीम? देखिए, गुजारिश मेरी ये है, अभी तक तो ऐसी मेरी कोई पॉलिसी नहीं है कि मैंने किसी को कुछ चेंज करना है या कोई ऐसी बात है। ये वक्त के साथ, हालात के साथ देख के इसको चलेंगे। जहाँ हम समझेंगे कि ज़रूरी है उसको ज़रूर चेंज करेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ बिलाल साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम मेरिट को प्रिवेल कराएं और मेरिट के साथ जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको हम ऊपर लेके आएंगे, उनको हम टारगेट्स देंगे, टैक्स के निज़ाम को फाल बनाएंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज भी हमारा मैनुअल सिस्टम से जब हम ये कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ गए हैं उसमें भी काफ़ी लकूनाज हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी एक SLA एग्रीमेंट के अंदर भी हमने वो भी साइन किया हुआ है और बहुत सी चीज़ें हैं। ये ग्रेजुअली इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं कि जो आवाम की आसानी के लिए बेहतर से बेहतर मामला होगा उसको हम इंशाल्लाह विद एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आगे लेके आएंगे। कब तक ले रहे हैं ब्रीफिंग वगैरह? जाहिर सी बात है, अब इस डिपार्टमेंट दोनों आपने तो तीन डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रीफिंग्स भी लेंगे 3 सेक्रेटरीज से और पूरा डिपार्टमेंट आपको ब्रीफिंग देगा, तो कब तक मुतवक्का? बिलाल साहब, जब CBR एक्ट बन रहा था तो मैं उस वक्त उस कमेटी का हिस्सा भी रह चुका हूँ। बहुत सी चीज़ों के खदो खाल से मुझे वाकफियत भी है, क्योंकि मैं लॉ एंड जस्टिस की कमेटी का भी मेंबर था जब मैं अपोजिशन में था। तो
جو قوانین بنائے گئے ہیں اور ان قوانین میں کافی حد تک مجھے کافی چیزوں کا ادراک ہے، لیکن میں کو عقل کل نہیں ہوں. مجھے اس میں اپنے لوگوں سے ظاہری بات ہے بریفنگز لینی پڑیں گی اور ان سے اس بارے میں جو انہوں نے اپنے کو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی پڑے گی. لیکن میں آپ کو یہ بات انشور کرتا چلوں بلال بھائی کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ریاست کا یہ جو اہم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے دائرہ کار کو بڑھائیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، حکومت کی نیک نامی کا سبب بنے، حکومت کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر. کیا پیغام کیا دیں گے آخر میں ان لینڈ ریونیو اور فائنانس جو منسٹریاں آپ کے ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا افسران ہیں ان کو؟ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک ریاست کا ذمہ دار شہری ہوں. مجھے اپنی بیوروکریسی کے اوپر پورا اعتماد ہے، مجھے اپنے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد ہے. یہ اسی ریاست کے شہری ہیں انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ مل جل کے ہم آگے چلیں گے، میرٹ کو پریویل کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، لیکن کام کریں گے. اور کام کرنے کے لیے جب ہم کام کریں گے تو سب کام کریں گے، اور یہ کام کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے عوام کی بہتری کے لیے، اور اس کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزشت نہ برداشت کی جائے گی، نہ کریں گے اور نہ ہوگی. ماجد خان صاحب، ڈپارٹمنٹ چونکہ جب کونسل کے پاس تھا تو 10 بلین کی بات ہوتی تھی، آج 25 بلین ارن کر رہا ہے، یعنی لوگوں سے ٹیکس وصول ہو رہا ہے. آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یعنی یہ وہی افسر ہیں جو کونسل کے ماتحت بھی کام کرتے رہے اور آزاد کشمیر حکومت کے پاس یہ محکمہ آیا تو یہ 25 ارب تک چلا گیا. آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ ٹیم، چونکہ بڑے ماہر لوگ بھی ہیں ان لینڈ ریونیو میں، چونکہ یہاں پہ آزاد کشمیر کا جو ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے یہ CSS افسران ہیں یہاں پہ جو سرو کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے مزید بہتری کی توقع ہے؟ بلال بھائی، میں مانتا ہوں کہ بالکل ہمارے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑے سیزن، جیسے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں اس کی وہ بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں کسی کو کی طرف پوائنٹ فنگرنگ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بھی الحمدللہ آزاد کشمیر اسمبلی میں کنزیکٹو چوتھا ٹینیور ہے، اور بہت سی چیزوں سے مجھے آشنائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چیزوں سے آشنا نہیں ہوں، لیکن میں کیونکہ اپنا ایک وے آف ورکنگ ہے، آپ مجھے ماضی میں بھی جانتے ہیں، مجھے آپ دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ چل چکے ہیں، بطور وزیر اطلاعات بھی آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، بطور وزیر زراعت بھی آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، بطور وزیر ریہیبلیٹیشن بھی آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، بطور وزیر اخلاص بھی آپ مجھے دیکھ چکے ہیں. اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے پورا، مجھے اللہ کی ذات پہ کامل اکمل یقین ہے کہ آپ لوگ بطور وزیر خزانہ بھی مجھے دیکھیں گے، اور آپ خود فیل کریں گے کہ ریاست کے اس بڑے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک وائٹل چینج آپ کو سامنے نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب عبد الماجد خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بلال صاحب، تھینک یو. بہت شکریہ. یہ تھے وزیر خزانہ و ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر عبد الماجد خان صاحب. وزارت کا قلمدان ملنے کے بعد آج پہلی مرتبہ ہمارے وی لاگ میں انہوں نے گفتگو کی. یہاں پہ لوں گا چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو ہوگی. نیب کیسے آئے گا، کیا آ سکتا ہے یا نہیں؟ اوپینین HD کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور پیج کو بھی لائک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. جی ویلکم بیک. بریک پر جانے سے بات ہو رہی تھی کہ نیب کی حوالے سے بات ہوگی، باقی چیزوں پہ بات ہوگی. بالآخر آج جیسا کہ پہلے سیشن میں نے بات کر دی کہ کابینہ نے آخر کار آج محکمہ جات الاٹ ہو گئے. اس وقت ہم تمام صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار راجہ کفیل احمد صاحب نے. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کفیل صاحب، کابینہ بالآخر آج محکمے مل گئے کابینہ کے ارکان کو، لیکن ایک جو رکن ہیں حافظ احمد رضا اسمبلی کے، ان کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی آج حلف لیں گے، انہیں بھی مذہبی امور کا محکمہ الاٹ ہوگا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو رفیق صاحب بہت شکریہ کہ آج بالآخر جو وزرات و محکمہ الاٹ ہو گیا، آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. سینئر وزیر سردار تانیہ صاحب کو سینئر سیاحت دی گئی ہے، خواجہ فاروق صاحب کو لوکل گورنمنٹ، سردار میرات الخزانات امور امانات دی گئی، علی شان سونی کو خوراک ہیں، تیسرا چودھری رشید صاحب کو PND دی گئی ہے، ماجد خان صاحب کو خزانہ انڈین ریونیو لیا انہوں نے، محمد حسین صاحب جو بزرگ ترین جو MLA ہیں ان کو بہبود آبادی دی گئی ہے، چودھری ارشد صاحب کے بریسٹر صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو برقیات ملی ہے، دیوان چغتائی صاحب کو تعلیم اسکول ملا ہے، اسی طرح شاہدہ
सईद साहिबा जो है ना खवातीन तरक्की और समाजी बहबूद मिली है। हज़रत साहिद साहब हैं, इनको मुआवज़ात और तामीरात नामा दिया गया है। इस तरह जो कोटली से जफर मलक साहब हैं, इनको हायर एजुकेशन यानी मिली है। सेंसा से चौधरी अखलाक साहब को माल और बालियात मिला है। इसी तरह के साथ हैं जो अब्दाली साहब सर अब्दाली साहब को सीट मिली है। फ़हीम रब्बानी साहब को इतलात और कानून की वजारत मिली है और अकमल सरगरा साहब को जंगलात की वजारत मिली है। जो मशीर थे वज़ीर आज़म साहब ने दो अपने मशीर बनाए थे, एमएलए मकबूल गुजर साहब को इनको सनद और मदनी वसाइल मिले हैं। अकबर इमरानी साहब जो मशीर थे वज़ीर आज़म साहब को, उनको डिजास्टर और सिविल डिफेंस जो है मिली। और जो हाफिज अमन रजा साहब को जो वज़ीर आज़म का मामून खुसूसी बनाया गया था जिनको, और उनके बारे में ये था कि उनको मजहबी उमूर और बाकी उमूर दीनी वगैरह मिलेगी, लेकिन उसको वक्त उसको यानी रोक लिया गया। तो हमारी इतला की नहीं कि उसको इसलिए रोका गया है, एक जो बड़ी शख्सियत है उसको वज़ीर-ए-आज़म का मामून खुसूसी बनाए जाने का इम्कान है। और उस वजह से जो अमन रजा साहब जो एमएलए हैं, इनको अगले मरहले पे काबीना में शामिल किया गया। तो मामून खुसूसी की का जो ओहदा है उसको फिलहाल खाली रखा गया। अच्छा ठीक है। अच्छा राय साहब ये बताइएगा, बड़ी अहम खबर ये है कि पूरे रियासत के लोगों की नज़र इस पे है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें खासी वायरल हो रही हैं कि नैब को आज़ाद कश्मीर में एक्सेस दी जा रही है, एफआईए को एक्सेस दी जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मौजूदा 13वीं तरमीम की थी फारूक हैदर खान साहब ने, उसके तहत ये मुमकिन है या इसके लिए 14वीं तरमीम लानी पड़ेगी, और वो कैसे आएगी? ये तो पहली ख्वाहिश है जो इस्लामाबाद में बैठा जो ब्यूरोक्रेसी का या जो इस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रोह है, उसकी गुज़श्ता 10 साल से ये कोशिश रही है कि जो आज़ाद कश्मीर जो एफआईए को आज़ाद कश्मीर में उसका हुदूद यानी वहाँ तक उसका इजाफा किया जाए, जुरिडिक्शन में इजाफा किया जाए, और फिर इसी तरह के नैब को भी आज़ाद कश्मीर के दायरा कार तक वहाँ पर बढ़ा जाए। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से 25 जुलाई के इलेक्शन में पीटीआई को एक्सेस मिली, उनको एक्सेस मिलने के बाद इम्कान यही था कि दो जो बड़ी शख्सियत है जिन्होंने यानी जिनके इर्द गिर्द वजारत घूमती थी, बरसर सुल्तान या सरदार तनवीर इलियास को, उनसे हटकर एक तीसरे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म लाया गया। और सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी साहब का जब इंतखाब हुआ तो ये बिल्कुल वो जो गुज़श्ता जो 1 साल से इस तरह का जो इंप्रेशन था तो आज़ाद कश्मीर के जो 2021 के इलेक्शन में, उसमें इस्लामाबाद के ग्रोह इसकी पूरी कोशिश है कि जो कोई सियासी करता है उसको वोट कर दे किसी यानी बुज़दार टाइप को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में जाए। बिल्कुल वही जो खदशात अफसाद है बिल्कुल वो दुरुस्त साबित हुए, और एक यानी तीसरे चौथे शख्स को जाकर जो 1 साल पहले पीटीआई में शामिल हुआ उसको वज़ीर-ए-आज़म लाए। और गुज़श्ता ये बिलाल रफ़ीक साहब 1 माह की जो कारकर्दगी है जो हमारे नियाज़ी साहब हुकूमत की, उन्होंने बिल्कुल साबित किया है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और न ही वो अपने इख्तियार की इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2-3 नोटिफिकेशन की उन्होंने, और उन नोटिफिकेशन को उनको वापस लेना पड़ा। पहले यानी कश्मीर उसमें लिबरेशन सेल में उन्होंने तकरीर की, वो नोटिफिकेशन वापस हो नहीं हुआ, फिर असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील हुए, नोटिफिकेशन वापस हो गया। यानी इन्होंने वो अपने अमल से साबित किया है कि वो यानी उन पे आने वाले दिन और मुश्किल है। फिर देखा आपने कि यानी काबीना का जो हल्फ हुआ था, यानी 26 तारीख को काबीना बनी, और उसके बाद आज जाकर उनमें जो है महकमे तकसीम हो रहे हैं। और ये वो सारा अमल है यानी जिससे ये सारी चीजें हैं कि यानी जो मौजूदा हुकूमत है, इससे जो इस्लामाबाद में लोग हैं, जो पीटीआई इस्लामाबाद की क़यादत है, या जो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के ग्रोह है, वो अपने मनपसंद फैसले कराएगा और वो यानी पूरी कोशिश करेगा कि एफआईए का जो दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक हो, नैब का दायरा कार आज़ाद कश्मीर। ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे क्विकली बताइएगा। आज़ाद कश्मीर कानून है, जो आज़ाद कश्मीर का कानून है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। जब तक ये तरमीम नहीं होगी तो ना तो नैब का दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक तोसी हो सकती है, ना एफआईए हो सकता है। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है, इसमें मुमकिन नहीं, जब यानी इसके लिए आईनी तरमीम लाज़मी। अच्छा ठीक है। इस पे अब चूँकि ये बातें चल रही थी तो मैंने सोचा जो कि आप ही इस पे बेहतर बता सकते हैं, जो कि आपकी खासी इस पे रिसर्च है कि क्या 2-3 दिनों से एक बहुत अहम रिसर्च हो रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये ग्रोह चाहता है कि हमारे आला ब्यूरोक्रेट है, पुलिस के आला तरीन अफसर हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो सट्टी दाखिला बनना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो एक फुल फ्लैज वजारत दाखिला आज़ाद कश्मीर में कायम कर, वो भी एक इस्लामाबाद में ग्रोह की यानी कोशिश थी 3-4, लेकिन उसको कल यानी चीफ सेक्रेटरी ने उसको यानी उस तजवीज़ को मुस्तरद किया, वरना तो कल एक नया काम खुल गया था आज़ाद कश्मीर में कि एक फुल फ्लैज एक वजारत
वजारत हो और जो जिसका यानी वजीर दाखिला भी होगा, सेक्रेटरी दाखिला भी होगा, और वो सारे मामला जो चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आज़म इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी इस्लामाबाद वाले किसी मनपसंद यानी शख्स के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बर वक्त चीफ सेक्रेटरी ने इनकार किया, जिसकी वजह से वो फिलहाल रुकिया। वो अभी मतलब उस पर यानी होगा जरूर, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पर उसको रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा कफील अहमद साहब जी। ये थे राजा कफील अहमद साहब और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि मौजूदा जो आइन है उसमें तरमीम किए बगैर मुमकिन नहीं कि नायब आज़ाद कश्मीर में आए, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि तरमीम होने में भी देर नहीं लगती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.